हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी, हम कर रहे हैं गुड इवनिंग सुनील कोहली। हाँ जी, बिल्कुल गुड इवनिंग। हेलो रितिका, गुड इवनिंग। हेलो चंचल। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, चैप्टर नंबर फर्स्ट। हेलो अभिषेक वर्मा, गुड इवनिंग। इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं इस लाइव क्लास के अंदर एप्लीकेशन के ऊपर अर्थशास्त्र का परिचय। और जैसा कि ये लेक्चर नंबर सेकंड है, लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि अपना सिलेबस क्या है इस बार का। तो उस सिलेबस के अंदर अगर बात करें तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में से काफ़ी सारे टॉपिक्स गायब कर दिए गए हैं। जो टॉपिक अपने हैं अभी अपन उसको कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है अर्थशास्त्र का परिचय, तो चलिए आपको इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का परिचय देते हैं। हेलो पारस, हाउ आर यू। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और देखिएगा आप। सबसे पहले अगर इसकी एक परिभाषा देनी चाहे, वैसे अर्थशास्त्र का जो अर्थशास्त्र स्टार्ट हुआ वो तो जब से एक्सचेंज स्टार्ट हुआ, लेन देन आदिकाल से, जब से रोजगार के लिए इंसान खाने पीने के लिए, रोजगार के लिए, अपना जीवन पालने के लिए जो भी वो एक्टिविटी करने लगा, उसी टाइम से इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का जो स्टार्टिंग है, जो उसका प्रारंभ हो चुका था उस टाइम से ही। लेकिन धीरे धीरे एक्टिविटीज़, लेन देन, ट्रांजैक्शंस, वस्तुएं बढ़ती गई और अर्थशास्त्र का जो भी एरिया है, क्षेत्र है, वो भी बढ़ता गया। हम आज के एरिया से पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत इसका हिस्ट्री भी जानेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी आपको अगर डेफिनेशन लिखाऊं आज के हिसाब से, तो आर्थिक, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती है ना, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है ये। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, यानी कि पैसे से रिलेटेड आप कह सकते हैं। आर्थिक क्रियाओं से संबंधित, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित आर्थिक विचारों, आर्थिक विचारों, सिद्धांतों, ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ थोड़ा लिखाना पड़ेगा। आर्थिक क्रियाओं से संबंधित आर्थिक विचारों, सिद्धांतों व नियमों का साहित्य समृद्ध होकर अर्थशास्त्र के नाम से, अर्थशास्त्र के नाम से लोकप्रिय हुआ। अर्थशास्त्र कैसे बना, कैसे लोकप्रिय हुआ और अर्थशास्त्र के अंदर क्या क्या होता है, तो यहाँ तीन चीजें लिखी है। देखिए, आर्थिक विचारों, आर्थिक सिद्धांतों और आर्थिक नियमों का साहित्य जब बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया तो उसे अर्थशास्त्र का नाम दे दिया गया। जितने ज़्यादा आर्थिक विचार उत्पन्न होने लगे, ठीक है, जितने ज़्यादा आर्थिक विचार उत्पन्न होने लगे, आर्थिक विचार जब उत्पन्न हुए तो उससे रिलेटेड आर्थिक सिद्धांत भी आए, और जब आर्थिक सिद्धांत आए, आर्थिक विचार आए, तो आर्थिक नियम भी बनने लगे। और जब आर्थिक विचारों, आर्थिक सिद्धांतों और आर्थिक नियमों का साहित्य जब बड़ा हो गया, समृद्ध हो गया, तो उसे अर्थशास्त्र का नाम दे दिया गया और वह अर्थशास्त्र के नाम से ही लोकप्रिय हुआ। आइए थोड़ा हम इसको आगे और बढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं कि भाई हमारा जो इंडिया का, जो भारत का जो प्राचीन ग्रंथ वगैरह थे, जो प्राचीन भारत था, क्या हमें
भारत के अंदर कहीं अर्थशास्त्र नाम की चीज़ पढ़ाई गई या अर्थशास्त्र का नाम जो है यूज़ हुआ या नहीं? तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि इंडिया के अंदर अर्थशास्त्र का नाम नहीं आया हो, क्योंकि मैंने बोला जहाँ पर लेन देन ट्रांजैक्शंस वस्तु विनिमय होता था पहले, है ना, तो उस टाइम से ही जब से लेन देन हुआ, जीवन जीने के लिए इंसान जब क्रियाएं करने लग गया, तब से ही अर्थशास्त्र उत्पन्न होने लग गया, उसका वहीं से स्टार्टिंग हो गई थी। तो क्या ग्रंथों के अंदर, भारत के अंदर जो ग्रंथ थे भारत के, उसके अंदर जो है अर्थशास्त्र का नाम का कहीं उल्लेख मिला है? तो उससे रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है वो ये है कि भाई अर्थशास्त्र नाम का उल्लेख भारत के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। सबसे पहले तो स्वीकार कर लो कि प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। सेकंड नंबर कहाँ मिलता है? तो वो यहाँ मिलता है, कृषि पालनः पाल्य वाणिज्यम च वार्ताः। ये एक दोहा है। कृषि, सॉरी थोड़ा सा मैं इसको सही लिख देता हूँ। हाँ, क्या है? कृषि पालन पाल्य वाणिज्य, वाणिज्य मतलब व्यापार, वाणिज्यम च वार्ता। तो ये जो वार्ता शब्द है, वार्ता, ये अर्थशास्त्र के लिए उपयोग हुआ है इसका। क्यों? क्योंकि वार्ता शब्द जो है वो अर्थशास्त्र ना बोले तो आर्थिक क्रियाओं के लिए उपयोग हुआ है। वार्ता शब्द का उपयोग किसके लिए हुआ है? आर्थिक क्रियाओं के लिए। यहां पर जो वार्ता शब्द है वो आर्थिक क्रियाओं के लिए उसका उपयोग हुआ है। देखो लिखा हुआ साफ साफ, कृषि पालनः पाल्यः वाणिज्यम च वार्ता। इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो आर्थिक क्रियाओं के लिए उपयोग हुआ हो? ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आपको बताना है कि वार्ता शब्द जो है, उस वार्ता शब्द का उपयोग आर्थिक क्रियाओं के लिए हुआ है। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा आ सकता है, क्या अर्थशास्त्र का उल्लेख भारतीय ग्रंथों में मिलता है? हाँ, मिलता है। फिर क्वेश्चन आ सकता है कहाँ मिलता है? तो आपको ये दोहा लिखना है, कृष्ण पालना पाल्य वाणिज्यम च वार्ता। इसके अंदर वार्ता शब्द जो यूज किया गया है, वार्ता शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो आर्थिक क्रियाओं के लिए किया गया है। तो यहां से ये क्वेश्चन हो सकता था, तो मैंने आपको बता दिया। नहीं श्याम, वो पॉसिबल नहीं है बेटा, बिल्कुल मैंने तेरे देख लिया है। पारस, वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जिन्होंने फी पे कर दी है, उन स्टूडेंट्स को शुरू में पढ़ना है। और आप लोग भी, मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप फटाफट फी पे कर दीजिए सब लोग, है ना। आज लास्ट डेमो है, कल से फिर आप फ्री नहीं देख पाएंगे और कई सारी चीज़ें ऐड होगी और जल्दी ही हम जो है आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि बीच में से काफ़ी चैप्टर गायब भी है। ओके, इसलिए शुरू से पढ़ना ही ज़्यादा सही रहेगा। ओके बेटा, अभी यूट्यूब वाले पुराने नहीं और कई सारे स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ेंगे। इकोनॉमिक्स स्टार्ट करी है तो बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे अभी, तो फिर शुरू से ही ज़्यादा बेटर रहता है। हाँ, ये है कि कुछ चैप्टर बीच में हट गए हैं, तो जहाँ मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया था अब उससे आगे बढ़ जाएंगे अपन जल्दी ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसके अलावा जो यूट्यूब पे पढ़ा था वो इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था, यहाँ पर अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो उसका जो आपका वहाँ नहीं हो पाया वो यहाँ हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति, शुक्र व कौटिल्य इत्यादि द्वारा कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं वाणिज्य से संबंधित आर्थिक क्रियाओं के लिए वार्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। किन किन ने किया? शुक्र ने, कौटिल्य ने। कृषि, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन, इसी का ही व्यापार होता था पुराने टाइम में। एक किसान खेती करते थे, कुछ किसान पशु पालते थे, कुछ दूध का उत्पादन होता था जिसको दुग्ध उत्पादन बोलते हैं, और इन्हीं का जो है लेन देन होता था, यानी कि इन्हीं का जो है आर्थिक क्रियाएं इन्हीं चीज़ों की होती थी, और उसको वार्ता शब्द का प्रयोग इन्हीं के लिए किया गया है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन जो बनता है, थर्ड नंबर मैं यहाँ लगा रहा हूँ, वो यहाँ से बन सकता है कि अर्थशास्त्र में जो है भारत के कौन से विचारक थे?
तो अर्थशास्त्र में भारत के जो विचारक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र दत्त, एम.एन. रॉय प्रमुख थे। ये तो पुराने भारत के थे। आधुनिक भारत के विचारक कौन कौन से थे? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, प्रोफेसर जे.के. मेहता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अमर्त्य सेन, ये जो है अभी के भारत के जो है विचारक रहे हैं, आधुनिक भारत के आप बोल सकते हो, जिन्होंने अर्थशास्त्र के ये विचारक हैं। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ अर्थशास्त्र को जो है इकोनॉमिक्स जो है उसके वास्तव में जनक कौन है, किसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। तो आइए हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। तो आपको जानकर अच्छा लगेगा कि विश्व स्तर पर, विश्व में अर्थशास्त्र का जनक किसे बोला गया है? अर्थशास्त्र का जनक। तो विश्व स्तर की बात करें तो विश्व स्तर में अर्थशास्त्र के जो जनक थे उनका नाम आपके सामने है, और उनका नाम था एडम स्मिथ। उनका नाम क्या? एडम स्मिथ था। एडम स्मिथ जो है इन्हें जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है। किसे? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। इनका जो जन्म है, इनका जन्म कब हुआ वो मैं बता देता हूँ। इनका जन्म जो है वो हुआ था जून 1723 के अंदर, और इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हो गई थी, डेट भी दी हुई है, 17 जुलाई 1790 के अंदर। ठीक है, तो ये इनकी जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों बोला जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी। कब लिखी थी? इन्होंने 1776 के अंदर एक बुक लिखी थी, पुस्तक प्रकाशित करी थी, जिसका नाम था एन इंक्वायरी into nature and inquiry into nature and causes of the wealth of nation, wealth of nation। ओके, ये एक इन्होंने बुक लिखी थी। ठीक है, और इस बुक के अंदर ही जो है इन्होंने अर्थशास्त्र को बहुत अच्छे से बताया था, इसीलिए इन्हें अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है। आगे बढ़ा समझ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इस बार एग्जाम में 100% आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में और कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी कुछ इन्होंने हटा दिया है, तो इसीलिए ये 100% आएगा कि भाई अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, या आधुनिक भारत के अंदर जो है एग्जाम में मार्च में होंगे या मई में, अभी से एक मई में एग्जाम होंगे। ओके, जो अभी मैंने करा रहा हूँ इस चैप्टर में वो सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन 100% आना है। आप लकी हो कि आपको इतना हिंट मिल गया है। तो या तो पुस्तक का नाम पूछ लेंगे या किसे बोला जाता है वो पूछ लेंगे। इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि जो एडम स्मिथ थे उन्होंने अर्थशास्त्र, वैसे क्या था, इधर देखिए ये जो पैराग्राफ है इसमें लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्रियों द्वारा अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने जो परिभाषाएं दी, तो किसी ने बोला भी अर्थशास्त्र जो है वो धन प्रधान है, किसी ने बोला भी अर्थशास्त्र कल्याण प्रधान है, किसी ने बोला भाई सीमितता प्रधान है, किसी ने बोला विकास प्रधान है, किसी ने आवश्यकता विहीनता की स्थिति पर आधारित है। मतलब अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र का अलग अलग अध्ययन बताया। लेकिन हमारे एडम स्मिथ ने क्या बोला? एडम स्मिथ ने बोला कि जो अर्थशास्त्र है वो धन का अध्ययन है, वेल्थ का अध्ययन है। तो इन्होंने क्या बोला एडम स्मिथ ने कि जो अर्थशास्त्र है, हाँ अर्थशास्त्र वो किसका अध्ययन है? वो धन का अध्ययन है, वेल्थ का अध्ययन है। तो अर्थशास्त्र जो थे वो इसको धन प्रधान मानते थे, यानी कि इकोनॉमिक्स का अध्ययन करना, अर्थशास्त्र का अध्ययन करना मतलब धन का अध्ययन करना, वेल्थ का अध्ययन करना इन्होंने बताया। ओके, चलिए थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं, वही हमारे लिए सही है।
ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आपका जो आता है वो है ये, लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। हाँ भाई, वो क्या है वो देखिए, वो है जो एक आदमी था, क्या नाम था उस आदमी का? रेंगनर फ्रिस उसका नाम था। हाँ जी, इधर देखिए, रेंगनर फ्रिस, ये नाम था उस आदमी का, उस प्रोफेसर का। इसने सन 1933 के अंदर, 1933 के अंदर क्या किया इसने? इसने पहली बार बताया, सर्वप्रथम बताया जो इकोनॉमिक्स है वो दो टाइप की है। यानी कि जो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे वो दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा इन्होंने बताया समष्टि अर्थशास्त्र। तो रेंगनर फ्रिस ने इसको बताया सर्वप्रथम 1933 के अंदर कि दो तरीके से इस इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया जा सकता है, एक समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में और एक व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में। व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं, और इसको समष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है हिंदी के अंदर? जो ये मैक्रो वर्ड है या ये जो व्यष्टि वर्ड है, इसका मतलब होता है सूक्ष्म, और जो ये मैक्रो शब्द है इसका मतलब होता है व्यापक, यानी कि बड़े स्तर, बड़ा, और इस मतलब सूक्ष्म मतलब छोटा, ठीक है। और ये मैक्रो और जो ये मैक्रो शब्द है, मैक्रो और मैक्रो शब्द ये कहां से आए हैं? तो ये दोनों के दोनों शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के हैं। किसके हैं? ये तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, लेकिन ये बने कहां से? ये ग्रीक भाषा से आए। ग्रीक भाषा में एक शब्द था मिक्रोस, उससे बन गया आपका मिक्रो, और एक शब्द था मैक्रोस, उससे आपका बन गया मैक्रो, ठीक है। तो ये सबसे पहले किसने बनाया? ये बताया रेंगनर फ्रिस ने। ओके बेटा, समझ आ गया आपको? ऐप पर तो पूरा नेट खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? जैसा यूट्यूब पे होता है वैसा ही तो इधर होगा श्याम, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, ज़्यादा ये डेटा नहीं लेता है, मुझे पता है। ओके, हाँ जी, जो यूट्यूब पे डेटा लगता था वो का वो इधर लगेगा। हाँ, फ़र्क इतना है कि शाम को क्लास हो रही है तो आपने दिन भर काफ़ी यूज़ कर लिया है, तो वो तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा कि शाम तक बचा के रखूँ। मैं तो सुबह ले लूँ क्लास, लेकिन अगर स्कूल खुल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैंने इवनिंग का रखा है इसको, ठीक है। चलिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। ओके, तो चलिए ये देखो, ये मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था, ये रहा, ये है आपके व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। हाँ जी, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछूंगा, तो इसलिए आप घर पे इसको अच्छे से पढ़े भी। देखो भाई, आजकल, हाँ आजकल ही हो रहा है सब, आजकल अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। मतलब किसी एक इकाई का अध्ययन करना, किसी एक इकाई का अध्ययन। अब वो एक इकाई कौन सी हो सकती है? किसी एक इकाई का अध्ययन करना, किसी एक इकाई का अध्ययन करना, ये तो हो गया आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक इकाई का मतलब इसने बताया भाई किसी एक उपभोक्ता का, एक उपभोक्ता, एक व्यापारी, एक फर्म, एक उत्पादक, है ना, एक फर्म भी बोल सकते हैं। तो इनका अध्ययन करना, किसी एक इकाई का अध्ययन, केवल एक उपभोक्ता का अध्ययन करना कि वह उपभोक्ता क्या आर्थिक क्रियाएं करता है, केवल एक उपभोक्ता क्या आर्थिक क्रियाएं करता है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आता है। या कोई एक उत्पादक ले लो,
कोई वस्तुओं का उत्पादन करने वाले वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन कोई एक उत्पादक ले लो और उसकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करो, व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया। कोई एक फर्म ले लो या कोई एक व्यापार ले लो, कोई एक बिजनेस ले लो और वह बिजनेस क्या आर्थिक क्रियाएं करता है उसका अध्ययन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। इसके साथ ही अगला होता है इसी प्रकार, आगे लिखा हुआ देख सकते हैं आप, इसी प्रकार व्यक्तिगत इकाइयों के समूह का, मतलब कई व्यक्तियों का, है ना, जैसे एक देश की आर्थिक व्यवहार के स्तर का अध्ययन करना समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। मैंने बोला भी था, इसका मतलब था सूक्ष्म, छोटे स्तर पर होने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र, और व्यापक स्तर पर समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यापक स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इसको मिक्रो और इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब हो गया इकाइयों के समूह का अध्ययन, इकाइयों के समूह का अध्ययन। समूह का क्या, समूह के अंदर की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, जैसे कई व्यक्तियों, है ना, जैसे एक देश के जो है एक देश के बेरोजगारी के स्तर का अध्ययन, एक देश की जनसंख्या जो है उसके हिसाब से वहां पर कितनी बेरोजगारी है उसका अध्ययन करना, एक देश में कितना रोजगार है उसका अध्ययन करना, ये सब समष्टि अर्थशास्त्र हो गया। यहाँ कोई एक इंडिविजुअल यूनिट का अध्ययन नहीं किया जाता है, यहाँ पर पूरी इंडिविजुअल यूनिट नहीं बेटा, यहाँ पर कई सारी यूनिट्स, कई सारी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ये इसके बीच में फर्क होता है, आपको पता चला हो तो मुझे बताइए। हाँ जी, अभिषेक स्कूल अभी ओपन तो नहीं हुए हैं, ठीक है आप जा सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं है, वो तो अभी गाइडेंस के लिए कब से ही जा रहे हैं, मंडे से क्या। ठीक है, ओके, बताइए बेटा, समझ आया, जल्दी बताइए। यस सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हाँ जी, चलो आगे चले, फिर आगे देखिए, समझ आ गया। तो किसी एक व्यक्ति का, एक उत्पादक का, एक उपभोक्ता का, एक फर्म का, एक इंडिविजुअल का की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसका अध्ययन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाता है। और उन्हीं इकाइयों के समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना आपका समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि व्यापक रूप से जो है अर्थशास्त्र कहलाता है। ओके, तो अब आगे हम बढ़ते हैं इसके के साथ में, और अब हम करेंगे डिटेल में व्यष्टि अर्थशास्त्र को। तो चलिए करते हैं, आइए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पूरा डिटेल में समझते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। हाँ जी, तो यहां मैं एक लिख देता हूं लाइन, वैसे तो मैंने बता दिया है, फिर भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई, जैसे कि एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, एक फर्म का अध्ययन किया जाता है, फर्म की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये लिखेंगे ज्यादा बेहतर लगेगा। हाँ सर, ये तो अभी आपने बताया, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है आपका, जिसको इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं पता है आपको, इसको बोलते हैं मिक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इस व्यष्टि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र को एक और नाम से बुलाया जाता है, और वो है कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत यानी कि प्राइस थ्योरी। व्यष्टि अर्थशास्त्र को और किस नाम से बुला सकते हैं अपन, कीमत सिद्धांत भी कह सकते हैं आप व्यष्टि अर्थशास्त्र को, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, जो एक व्यक्ति है, जैसे मैंने आपको बोला एक व्यक्ति
या फिर आपकी एक जो है एक उत्पादक है ना, या एक फर्म है। ये जैसे एक फर्म है, मान लेते हैं ये है एक उपभोक्ता, ये है एक उत्पादक, और यह है एक फर्म। तो तीनों की किस चीज का अध्ययन करेंगे? तो ये तीनों जो है, इन तीनों की एक चीज का अध्ययन इसके अंदर कॉमन है, वो किया जाता है, और वो अध्ययन किया जाता है कीमत का। किसका अध्ययन किया जाता है? कीमत को ध्यान में रखकर, या कीमत का अध्ययन किया जाता है, कीमत को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है। भाई एक व्यक्ति के एक उपभोक्ता के पास में क्या चीज होती है पता है आपको? अब ध्यान से समझना जो बोलने वाला हूं। एक उपभोक्ता के पास में होती है उसकी आमदनी, उसकी इनकम, जो कमाता है उसकी कमाई होती है, और उसकी जो कमाई है वो उस कमाई की क्या कीमत चाहता है, मुझे कोई बताएगा? एक उपभोक्ता का अगर अपन अध्ययन करें, एक उपभोक्ता की आर्थिक क्रियाओं का अगर अपन अध्ययन करें, एक उपभोक्ता की आर्थिक क्रियाओं का अगर अपन अध्ययन करेंगे, तो एक उपभोक्ता आर्थिक क्रियाएं कैसे करेगा? जब वो कमाएगा, जब उसकी आमदनी होगी, जब उसकी कमाई होगी, जब उसके पास पैसा होगा, और वो बहुत मेहनत से उस कमाई को करता है, जिसको हम आमदनी बोल सकते हैं, सैलरी बोल सकते हैं, है ना। तो वो जो कमाता है, जो उसकी कमाई है, उसकी कीमत क्या है, उसका अध्ययन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो आप मुझे बता सकते हैं, आंसर दे सकते हैं कि एक उपभोक्ता, यानी कि अपन सब एक उपभोक्ता है, अपनी कमाई भी होती है घर में, तो अपने लिए उस कमाई की कीमत क्या है? उस कमाई की अपने लिए जो कीमत होती है वो होती है अधिकतम संतुष्टि, कि उसको हम, उस कमाई को हम वहीं खर्च करते हैं जहां से हमें क्या मिलती है? अधिकतम संतुष्टि, जहां पर हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। जिन चीजों को खरीदने में हम हमारी कमाई को उधर खर्च करते हैं। तो एक उपभोक्ता का अध्ययन करना है उसकी कीमत को ध्यान में रखकर। तो उसकी कमाई जो है, उसके लिए कीमत क्या है? वो कमाई को कब खर्च करेगा? वो अपने पैसों को कब खर्च करेगा? जब उसे जिस वस्तु पे वह खर्च कर रहा है वहां से अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। वो अपना पैसा हमेशा वहीं खर्च करेगा, वरना खर्च नहीं करेगा। ऐसे कैसे एक उत्पादक के लिए, एक जो उत्पादक होता है उसके लिए, एक उत्पादक जो होता है उसके लिए क्या कीमत है? एक उत्पादक हमेशा यही चाहेगा कि वह अपना उत्पादन क्या करे? अधिकतम। वो सारे जितने भी उसके रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मतलब जो उसके पास पैसा है, जो उसके पास मशीन है, मनी है, मटेरियल है, मेथड है, वो सब लगा, उनकी कीमत क्या है? इसके पास जितने भी सोर्स हैं, सोर्सेज मतलब जो इसके पास स्रोत हैं, रिसोर्सेज हैं जो इसके पास, उन रिसोर्सेज की कीमत क्या है? वो कीमत है वो अपने उत्पादन को अधिकतम करना चाहता है। और एक फर्म अपने सारे रिसोर्सेज को लगाकर बदले में क्या कीमत चाहती है? एक फर्म अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर बदले में अधिकतम लाभ चाहती है। तो हर कोई कुछ ना कुछ कीमत चाहता है। उस कीमत का अध्ययन करना व्यक्तिगत रूप से व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। एक व्यक्तिगत रूप से किसी भी उपभोक्ता, उत्पादक, फर्म की आर्थिक क्रियाओं या उसकी कीमत का अध्ययन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे मैं आपको बोलूं यहां पर एग्जाम्पल के लिए कि भाई जो श्रम होता है, एक मजदूर होता है, वो क्या करता है? वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, श्रम करता है। तो उस श्रम की कीमत क्या है? उस श्रम की कीमत क्या है बता सकते हैं आप? हर चीज की एक कीमत होती है। एक मजदूर होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, श्रम करता है, तो उस श्रम की कीमत क्या है? उस श्रम की कीमत होती है जिसको हम बोलते हैं मजदूरी। जो वो श्रम करेगा उसके बदले में उसको क्या मिलेगी? मजदूरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, वो उसकी कीमत है। ऐसे कैसे अगर बिजनेस के अंदर हम पूंजी लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं,
तो उसकी कीमत क्या होती है? उसकी कीमत होती है ब्याज, इंटरेस्ट। ऐसे कैसे, अगर कोई भूमि है, उस भूमि की कीमत क्या है? मतलब कोई अगर उस भूमि को यूज करेगा तो उसके बदले में क्या उसकी कीमत लगती है? वो लगान। ऐसे कैसे एक उद्योग है, उस उद्योग की कीमत क्या है? वो उद्योग सारा अपने रिसोर्सेज लगा रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है एक व्यापारी या एक व्यापार, और बदले में क्या चाहता है? लाभ। तो हर चीज की एक कीमत होती है। उस कीमत का अध्ययन कहाँ किया जाता है? इसके अंदर व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। आया बेटा समझ में? बताइए। हाँ जी, जल्दी बताइए बेटा, आपको समझ में आया? सुनील, चंचल, रितिका, है ना? कोई भी एक यूनिट जो होती है उसकी कीमत का अध्ययन करना। ओके बेटा, ओके। चलिए आगे चलते हैं हम। ये हो गया आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब हम चलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की ओर। ठीक है, ये देखिए, अब हम चलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की ओर। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र हुआ है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। अब समष्टि अर्थशास्त्र को समझते हैं, वो क्या होता है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसको एक और नाम से बुला सकते हैं, उसका नाम मैं बता देता हूं। इसको बोलते हैं सामान्य, जैसे उसको कीमत सिद्धांत बोल सकते हैं व्यष्टि को, वैसे के वैसे समष्टि को बोल सकते हैं सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत भी इसे बोला जाता है, रोजगार का सिद्धांत। और सामान्य आय एवं रोजगार का सिद्धांत इसे बोला जाता है। ये हमें किसने बताया? ये हमें बताया किसने? जॉन, ये एग्जाम में आ सकता है, जॉन मिनार्ड किन्स ने। और उसने कब बताया? उसने बताया ये आपका 1936 के अंदर, 1936 के अंदर। किसमें? अपनी एक पुस्तक के अंदर। उस पुस्तक का, उस बुक का नाम क्या था वो मैं लिखा रहा हूँ। उस पुस्तक का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये इंग्लिश में याद रखना है बेटा आपको, इंटरेस्ट एंड मनी। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने एक सिद्धांत बताया जिसका नाम है सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत, जनरल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इंग्लिश के अंदर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जनरल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इस सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, जनरल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत, जिसे सन 1936 के अंदर जॉन मिनार्ड किन्स ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के अंदर बताया। समष्टि अर्थशास्त्र क्या बोलता है? वैसे तो आप सबको पता ही है। समष्टि अर्थशास्त्र बोलता है कि इस बार आपको अध्ययन जो करना है ना, वो किसका करना है? वो अध्ययन करना है आपको इकाइयों के समूह का, इकाइयों के समूह का अध्ययन करना है। एक इकाई का अध्ययन नहीं करना है। जैसे एक देश के सभी व्यापारों का अध्ययन करना है ना, जैसे एक देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना, पूरे देश की अर्थव्यवस्था का, यानी कि एक देश के सभी जो नागरिक हैं उनके रोजगार का स्तर क्या है, रोजगार का स्तर। अगर आपको पूरे देश के रोजगार के स्तर को जानना है तो क्या किसी एक व्यक्ति की रोजगार क्या है उसको जानेंगे हम? नहीं, देश के सभी व्यक्तियों की, देश के सारे नागरिक जो है उन सबके रोजगार को जानना पड़ेगा। तो एक इकाई का नहीं, एक व्यक्ति का नहीं, एक फर्म का नहीं, एक उत्पादक का नहीं, कई फर्मों का, कई व्यक्तियों का, कई उत्पादकों का एक साथ जब अध्ययन किया जाता है उनकी आर्थिक क्रियाओं वगैरह का, तो उसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। आ गया बेटा समझ में? बताइए मुझे जरा, आप बोल सकते हैं बिल्कुल अगर आपको आया हो तो। हाँ जी, यस सर, आ गया। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। चैप्टर थोड़ा मेरे को स्टार्ट ही कराना था, कल इसको आगे और हम बढ़ाएंगे और जल्दी इसको खत्म करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तब तक अपने साथ और भी कई स्टूडेंट अभी जुड़ेंगे तो उनको भी जुड़ने दो। ओके, ये जो है ये PDF फॉर्मेट के अंदर आपको मिल जाएगा।
कहाँ पे मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर? ये पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको मिल जाएगा अपना जो ग्रुप बना हुआ है इकोनॉमिक्स लाइव क्लासेस का, उसके अंदर आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। इसको लेके आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। ओके, इसके अलावा जिन्होंने फी पे नहीं करी है वो प्लीज़ कर दीजिए। कल वाली क्लास फ्री नहीं आएगी, कल वाली क्लास जो है वही बच्चे देख पाएंगे जो फी पे करेंगे। ओके, तो इसके अलावा अगर किसी को फ़ी के बारे में पता नहीं हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। 9461234898 ये मेरे नंबर हैं। या फिर आप जो है अगर YouTube पे मैं अगर ये वीडियो डालूंगा तो YouTube पे देख रहे हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, कॉमर्स वाले गुरुजी। ये YouTube पे भी जाएगा वीडियो, ये एक ही जाएगा, सारे नहीं जाएंगे। तो कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए आप प्ले स्टोर के अंदर जाकर। फी इसकी है 2500 रुपये और कुछ GST लग जाता है इसमें 18%, तो फ़ी हो जाती है 2940 रुपीज़ इकोनॉमिक्स की फ़ी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। हाँ जी।